तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे तो सुनने के बाद आप पहली बार कंफ्यूज होंगे कि इस पूरी कहानी में जो कातिल है क्या वो असल में वो कातिल है या फिर हम आप कातिल हैं। क्योंकि कहानी एक ऐसी कहानी है जैसी कहानी शायद अब तक मैंने नहीं सुनाई। ऐसी कहानियाँ बहुत कम लोग सुनाते हैं। ऐसी कहानियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे जीवन शैली का कभी हिस्सा रही हैं। तो उन चीज़ों पे हम बात करना नहीं चाहते, अपनी गलतियों से हम कुछ सीखना नहीं चाहते, अपनी बातों को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन जो चीज़ें हमने कभी पास्ट में की है, चाहे हम हो चाहे हमारे पूर्वज हों, आने वाले टाइम में उसका ऐसा दंश हम लोगों को झेलना पड़ता है कि भले ही पास्ट में कभी 100-200 साल पहले वो चीज़ हुई हो, लेकिन आज भी उसकी जड़ें ज़मीन में फैली हुई हैं। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें पनपती हैं। पनपने के बाद कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ऐसी गंदी जड़ें भी एक बड़ा पेड़ बन जाती हैं और फिर ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद से। बात साल 2014 की है, जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड। इसी मुरादाबाद में एक गांव है मुरेठा गांव और इसी मुरेठा गांव के पास एक नदी बहती है। अब इसी नदी के आसपास एक मेडिकल कॉलेज भी है जिसका नाम है तीर्थाकार महावीर मेडिकल कॉलेज। दूर दूर से लोग यहाँ इलाज भी कराने आते हैं। अच्छा, इलाज कराने के दौरान कई चीज़ें होती हैं। किस्मत अगर सही हो तो जो पेशेंट है उसकी जान बच जाती है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बॉडीज़ भी आती हैं जो आने के बाद उनकी या तो जान बच नहीं पाती या फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। तो दोनों ही सूरत हाल में बॉडी की हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो जो परिवार वाले होते हैं उनका प्रयास यही रहता है कि बॉडी लेके घर पे ना जाएं, क्योंकि बॉडी बहुत ख़राब है। घर पे ले जाएंगे, आसपास के लोग देखेंगे, खासकर जो घर की महिलाएं हैं वो देखेंगी। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए उनका जो हृदय है उस हिसाब से कठोर है नहीं, शायद ऐसी बॉडी वो देख ना पाए। तो फिर प्रयास ये होता है कि बॉडी का अंतिम संस्कार इसी के आसपास कर दिया जाए। अब एक नदी से बढ़िया जगह कहीं हो नहीं सकती, यानी बॉडी का अंतिम संस्कार हो, उसके बाद फिर जो कुछ अवशेष बचे उसको फ़ौरन उसी नदी में गंगा माता मान के डाल दिया जाए। तो साल 2014 की ये बात है, जनवरी का महीना। एक गांव है गुरेठा गांव और इसी गुरेठा गांव में सुबह सुबह दो लोग आते हैं। आने के बाद आसपास के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। दोनों लोग कहीं बाहर से आए थे, इस जगह के बारे में अनजान थे। तो बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि भैया, हमारी पत्नी जो थी उसकी डिलीवरी होनी थी इसी हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई है और जो बेटी है वो मरी पैदा हुई है। इसीलिए अब चाह रहे हैं कि इसको लेके जाएं कहाँ। अब नदी है यहीं पे, तो यहीं पे सोच रहे हैं कि इसका अंतिम संस्कार कर दें। इसलिए अगर आप लोगों से हो सके तो एक फावड़ा दे दीजिएगा। अब गांव में जब ये बात वो दोनों लोग बोलते हैं तो बोलने के बाद गांव के लोग एक बार सन्न रह जाते हैं। एक बार उन्हें अजीब लगता है कि एक बेचारा मजबूर बाप अपनी बेटी की लाश को लेके कंधे पे किस कदर घूम रहा है, अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों से मदद मांग रहा। बहरहाल गांव का मामला, फ़ौरन सारे लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद सबसे पहले कुछ लोग भाग के जाते हैं, फावड़ा लेके आते हैं। इसी बीच किसी ने कहा कि अब ऐसे अंतिम संस्कार करना सही नहीं है, तो उन्होंने खुद पैसे वगैरह इकट्ठा किए और एक आदमी को थोड़ा दूर भेजा जहाँ पे कफन वगैरह मिलता हो। अब वो शख्स जाता है, जाने के बाद कफन भी लेके आया। इसके बाद गाँव वालों का जी अभी भी नहीं भर रहा। गाँव वाले कह रहे हैं कि अब हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे, पता नहीं विधि विधान से हो या ना हो, जो तरीका है उस हिसाब से हो या ना हो, इसीलिए अब एक पंडित भी आ जाए तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ दे ताकि जो मरने वाली बच्ची है इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब ये तमाम चीज़ें गांव वाले बोल रहे हैं। जो माँ बाप है, दोनों, माँ तो थी नहीं, जो बाप और उसका एक साथी है, दोनों लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। इसके बाद फिर पंडित भी आते हैं। आने के बाद अब बहुत ही मायूसी के साथ सारे लोग उस शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं जो गांव का शमशान घाट था और जहाँ पे आमतौर पे गांव का अगर कोई मरता था तो वहाँ पे अंतिम संस्कार होता था। उसके बाद अब सारे लोग बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद फूल सी बच्ची मासूम सी, फीट 2 फीट का एक गड्ढा खोदा गया, कब्र तैयार हो गई। उसके बाद जो पंडित महाशय थे अपना थोड़ा बहुत अनुष्ठान करते हैं। ये हुआ कि पिंडदान कर दिया जाए, क्योंकि जो मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है कि लाश ले जाते टाइम 3 बार होता है। अब हर जगह का अलग अलग होगा। तो फिर ये हुआ कि अब पिंडदान किया जाए, साथ ही मुंह में गंगा जल वगैरह भी डाला जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें तैयारी हो गई।
अब पिंडदान करने के बाद फिर ये हुआ कि अब लाश जो है बच्ची की कफन वगैरह में लपेटा गया। लपेटने के बाद ये कहा गया कि अब लाश को इस गड्ढे में डाला जाए। पिता पंडित की बातें सुनता है, सुनने के बाद लाश को गड्ढे में रखता है। अब गड्ढे में रखना हुआ किधर फिर कुछ लोग बालू लेके ऊपर डालने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक से एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। उस कब्र से, जिस कब्र में उस बच्ची की डेड बॉडी रखी हुई थी, अचानक से रोने की आवाज़ आने लगी। अब ये चीज़ जैसे ही सारे लोग देखते हैं तो पहले तो बदहवास, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। देखने के बाद आनंद फानन में अब किसी के जहन में भूत प्रेत आ रहा है, किसी के जहन में कुछ और आ रहा। फ़ौरन कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग कब्र के पास जाते हैं, और जब कब्र के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो लाश रखी हुई थी, यानी बाकायदा लपेट के कफन में, उस लाश में कुछ हरकत है और ये आवाज़ उसी बच्ची की रोने की है। अब इतना देखने के बाद तो सारे लोग पहले तो उस लाश को बाहर निकालते हैं। फ़ौरन कफन को हटाया गया, बच्ची को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि बच्ची की आँख खुली हुई है और बच्ची बाकायदा रो रही है। इतना देखने के बाद तमाम तरह की बातें होने लगी। पहले तो ये हुआ कि चमत्कार हो गया, बच्ची जिंदा हो गई। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, इधर अब गांव के सारे लोग एकदम जश्न में डूब गए कि बच्ची कब्रिस्तान ले जाने के बाद, शमशान घाट ले जाने के बाद कब्र में बॉडी रख दी थी। 10-5 मिनट का फ़र्क होता तो शायद कब्र बंद भी कर दी जाती, लेकिन ईश्वर का ऐसा खेल कि जो लड़की है वो रो देती है। उसके बाद इसकी जान बच गई। अब गांव वाले तो खुश हैं, लेकिन गांव वालों ने जब हाव भाव देखा पिता का, और आमतौर पे सबको यही लगा कि पिता तो सबसे ज़्यादा खुश होगा, लेकिन पिता उस हिसाब से खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिता जो है वो ठगा गया हो, यानी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो उसके हिसाब से हुई नहीं। अब एक बाप उसकी बेटी की लाश वो दफनाने आया हो और फिर ये हुआ कि बेटी जिंदा हो गई और बाप खुश नहीं। अब गांव वालों को डाउट होने लगा। इधर जो पिता और उसका साथी था, दोनों वहाँ से धीरे धीरे करके सरकने लगे, लेकिन गांव वाले थे, फ़ौरन घेर के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद अब इतनी देर में तमाम चीज़ें आसपास के लोग भी सुनते, वो भी इकट्ठा होते हैं। इतनी देर में पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस भी मौके पे आई। अब पुलिस जब आती है, आने के बाद पूरा माजरा सुनते हैं तो वो भी दंग कि ये क्या है। बहरहाल अब यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी कि बच्ची, अगर उसकी सांसें लौट आई और बच्ची अगर ज़िंदा हो गई है तो पता नहीं क्या हाल हो क्या ना हो। तो सबसे पहले उसको लेके हॉस्पिटल जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको जो इनक्यूबेटर होता है उस पर रखा गया, क्योंकि बच्ची की हालत थोड़ी सी ख़राब थी। इनक्यूबेटर पे उधर बच्ची को रखा गया। डॉक्टर से कहा गया कि जल्द से जल्द इस बच्ची को आप ठीक कीजिए, इसका इलाज कीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। डॉक्टर भी सुनने के बाद शन्न हो गया। इसके बाद पुलिस वाले उस पिता को लेके थाने जाते हैं। मामला गंभीर था। फ़ौरन एसपी साहब को फ़ोन किया जाता है। एसपी साहब भी इन सारी बातों को सुनने के बाद भागे भागे पहुँचे। इधर मीडिया भी भागी भागी पहुँची कि ऐसा कैसे हो गया, बच्ची कब्र में थी, उसके बाद ज़िंदा हो गई। पिता से भी अब पूछताछ शुरू हुई। तो पिता से जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में तो उसने पता नहीं क्या क्या बताया कि बच्ची मरी पैदा हुई थी, अचानक से ज़िंदा हो गई। लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टरों ने चेक किया उसके बाद बताया कि पहली बात तो ये बच्ची आज पैदा नहीं हुई, कम से कम ये बच्ची 1 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी है, यानी बच्ची 6 दिन से ज़्यादा की थी। साथ ही ये बच्ची कभी मरी ही नहीं थी। बच्ची थोड़ी सी बीमार थी, एबनॉर्मल थी, मेडिकल कंडीशन थी इसको, लेकिन ये मरी पैदा नहीं हुई थी। अब ये 2 चीज़ डॉक्टर बोल रहे हैं, इधर जो पिता है वो कुछ और बोल रहा। तो पुलिस वालों ने फिर डॉक्टर की बात मानी और पिता से तबीयत से पूछताछ की। और जब तबीयत से पूछताछ की और शायद 1-2 थप्पड़ लगाए होंगे, लेकिन जब पिता ने पूरी कहानी सुना दी तो उस पूरी कहानी को सुनने के बाद जो 1-2 थप्पड़ पुलिस वालों ने लगाए थे, शायद अब उन्हें अपने आप पे गुस्सा लग रही थी कि क्यों मार दिया ऐसे मजलूम बाप को। दरअसल जब पिता से पूछा गया कि तुम कौन हो, ये पूरी कहानी क्या है और ये दूसरा आदमी कौन है, तो फिर पिता ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरा नाम राजेश है, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जगह हाफिज़गंज, वहीं का रहने वाला हूँ। राजेश हाफिज़गंज में पैदा हुआ, वहीं पे पला बढ़ा। इसके जो पिता थे राजेश की राम भरोसे, उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत खेत थे, वो भी कर्ज पे रखे हुए थे। इधर जो राजेश था वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा बहुत शायद 5 या 6 तक उसने पढ़ाई की। उसके बाद बुरी संगत में पड़ गया, इधर उधर भागता रहा, गुटखा वगैरह खाता रहा, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था नहीं। इधर जब पिता की उम्र हो चली, घर में और कोई था नहीं, तो फिर राजेश को ये कहा गया कि तुम जाओ कहीं नौकरी वगैरह करो। तो कहीं कोई नौकरी से मिली नहीं, इसीलिए इसने एक मोटरसाइकिल को बनाने की दुकान खोल ली।
अब दिन भर ये उसी दुकान पे अपने रहता, मोटरसाइकिल वगैरह बनाता, उसके बाद दो कुछ पैसे मिलते उससे अपना घर चलाता, अपने पिता की दवा वगैरह करा देता। अब पिता जब ये चीज़ देखते हैं कि चलो बेटा कुछ करता नहीं था, फिर थोड़ा बहुत कमाने लगा, तो पिता को लगा कि चलो शादी करवा देते हैं इससे पहले कि फिर हमारा हो जाए। इसके बाद एक लड़की देख के राजेश की शादी करवा दी जाती है। अब शादी हुई, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इधर जब बीबी आए तो कहीं ना कहीं अब राजेश को जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। ये हुआ कि अब कुछ करते हैं, इस मोटर मैकेनिक के काम से तो जीवन चलेगा नहीं। इसके बाद ये लोग वहाँ से शिफ्ट होते हैं और पहुँच जाते हैं उत्तरांचल के रुद्रपुर में। उत्तरांचल के रुद्रपुर पहुँच गए। इधर शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ रही। इधर रुद्रपुर में इसकी एक नौकरी लग गई। एक फैक्ट्री थी जहाँ पे मोटरसाइकिल की चैन बनाने का काम होता था। अब ये मोटर मैकेनिक का काम कर चुका था, तो इस चीज़ का इसको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला। एडवांटेज मिलने के बाद ये फिर मोटर मैकेनिक की वजह से उस फैक्ट्री में काम करने लगा। इधर जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी तो फिर जो बीबी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब बीबी प्रेग्नेंट हुई तो दोनों माता पिता जो होने वाले थे, यानी राजेश और उसकी बीबी, दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। पहली बार वो माँ बनने वाली थी, पहली बार ये बाप बनने वाले थे। दोनों ने डॉक्टर से डिस्कस किया, तमाम तरह की जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह उन्होंने बताया वो तमाम चीज़ें की। जो भी चीज़ें, जो भी खाने पीने को उन्होंने कहा, वो तमाम चीज़ें राजेश मेहनत मजदूरी करके लाता। अपनी बीबी को उसने कोई काम भी नहीं करने दिया। तमाम तरह की जो सावधानियाँ डॉक्टर ने बरती थी, बोली थी बरतने को, वो तमाम चीज़ें ये करवाने लगा। बस इसका एक ही एम था कि जो बच्चा है वो सुरक्षित हो जाए। धीरे धीरे वक्त बढ़ा। जो प्रेगनेंसी थी उसकी डेट भी आ गई। लगभग 7 महीने हो गए। 7 महीने होने के बाद अब राजेश भी अक्सर जाता और डॉक्टर के पास दिखाने लगता। डॉक्टर भी बताते कि सारी चीज़ ठीक है। लेकिन जैसे 7.5 महीने हो गए, अचानक से जो उसकी बीवी थी उसे पेन होना शुरू हुआ। फ़ौरन ये लोग लेके हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल जाने के बाद एक अजीब चीज़ पता चली। दरअसल डॉक्टर ने कहा कि इनकी डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी की भी नहीं जा सकती। अब राजेश जब ये बात सुनता है तो बड़ा असमंजस में कि डॉक्टर कह रहे हैं डिलीवरी होने वाली है, फिर कह रहे हैं कि की भी नहीं जा सकती, ये क्या। तो इस पर डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी होने के लिए नॉर्मल कम से कम 8 महीने का बच्चा होना चाहिए और आपका जो बच्चा है वो 7 महीने और महज कुछ दिन का है। तो ऐसे हाल में डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अब ये भी कहा गया कि जाइए अब किसी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ लेके। लेकिन राजेश के पास अब पैसे हो तब तो लेके जाए। पैसे थे नहीं, राजेश परेशान। बहरहाल अब डिलीवरी आ गई थी तो करना ही पड़ा। नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन जो बच्ची पैदा हुई, पैदा होने के बाद बच्ची की हालत ऐसी थी कि मानो ये लगा कि बचेगी ही नहीं। उसकी हालत चूँकि 7.5 महीने का बच्चा, उससे भी कम, तो बेहद कुपोषित और बेहद कमज़ोर। ये भी हुआ कि अब इसको इंक्यूबेटर पे रखना होगा। अब इंक्यूबेटर पे रखने के लिए पैसे चाहिए, तो ये लोग फ़ौरन भाग जाते हैं मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जाने के बाद फिर ये हुआ कि वहाँ पे इंक्यूबेटर है नहीं। साथ ही वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कुछ प्राइवेट अस्पतालों का नाम लिया, कहा आप वहाँ चले जाइए, यहाँ पे इंक्यूबेटर खाली नहीं है, जितने हैं वो अलग अलग लोगों को लगाए गए हैं। तो जो राजेश था अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ के उसी हॉस्पिटल में दर बदर भटकता रहता है। कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, वहाँ सारी कंडीशन बताता, फ़ौरन कहते कि इतने पैसे चाहिए। उसके बाद कहता कि पैसे तो अभी नहीं है, तो फिर वो लोग कहते कि फिर यहाँ पे इलाज भी नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लगातार वो मजबूर बाप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अलग अलग जगहों पे वो जाता रहा। कहीं भी सरकारी जगहों पे इंक्यूबेटर पॉसिबल था नहीं। प्राइवेट जगह पे जहाँ जहाँ वो लेके जाता, उन तमाम जगहों पे पैसे की डिमांड होती। जब कहीं से भी किसी हॉस्पिटल से मदद नहीं मिली तो फिर इसने सोचा कि चलो पैसे का ही जुगाड़ करते हैं। अब इसने अलग अलग रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। अलग अलग इसके जितने यार दोस्त थे, तमाम लोगों को इसने फ़ोन किया। लेकिन बदकिस्मती का खेल देखिए कि कोई भी ऐसा शख्स ऐसी मजबूरी के हालत में इसके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। 2-4 दिन गुजर गए। इधर बच्ची की तबीयत और ख़राब हो गई। लगातार कोशिश करता रहा और अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब ये लगातार कोशिश कर रहा था तो जहाँ पे इसकी बीवी एडमिट थी वहीं पे कुछ लोग आए हुए थे, यानी और कुछ लोगों की डिलीवरी थी और वहाँ पे जो वार्ड बॉय वगैरह थे, उन्होंने बच्ची की जब कंडीशन देखी तो फिर उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया कि जिस हिसाब से बच्चे की कंडीशन है, पहली बात तो ये बचेगी नहीं, और अगर ये बच जाती है तो इसकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि ये अपाहिज हो जाएगी, हाथ पाँव काम नहीं करेंगे, कौन इससे शादी करेगा। ये कैसा भागा बाप है। अगर बच भी जाती है
तो भी ज़िंदगी बेकार, नहीं बचती है तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा। अब आसपास के लोगों ने जब ये कहना शुरू किया तो शुरुआत में तो पिता ने तमाम चीज़ें इग्नोर की, दर बदर बेचारा भटकता रहा और अंत में एक हॉस्पिटल है साईं हॉस्पिटल। साईं हॉस्पिटल जब ये जाता है, जाने के बाद वहाँ पे पैसे की डिमांड होती है। ये कहा गया कि 10,000 रुपये आप जमा कराओ तब इलाज होगा। इसके बाद 10,000 रुपये इसके पास थे नहीं, ये इधर उधर मदद मांगता है। फिर जब नहीं मदद मिलती वापस आता है, तो वापस आते टाइम इसके जहन में ये तमाम चीज़ें घुसती रहती कि अगर बची नहीं तो भी दिक्कत, पैसे भी गए, और अगर बच गई तो ये पैरालाइज हो जाएगी। अब कहने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन 10 जाहिल मिल के ऐसी बात बोल चुके थे कि वो बात राजेश के जहन में घर कर चुकी थी। अब राजेश लगातार सोचता रहता है। इसी बीच कुछ लोग और कहते हैं कि इसके बचने से अच्छा तो ये मर जाए। तो फिर राजेश लगातार सोचता रहा, आसपास के लोगों की बातें कानों में गूंजती रही, और इस बारे में इसने अपने साले दिनेश से डिस्कस किया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ये दिक्कत है। अब दिनेश और ये रात भर बैठ के सोचते रहे और अंत में इनके जहन में एक प्लान आया कि एक काम करते हैं, बच्ची तड़प तड़प के मरेगी, इससे अच्छा इसको मार ही देते हैं। अब मारने का प्लान बना लिया, लेकिन हिम्मत किस में, न जीजा में हिम्मत, न साले में हिम्मत, यानी न बच्ची के बाप में हिम्मत थी, न उसके मामा में कि गला घोटे। इसके लिए फिर इन्होंने सोचा कि चलते हैं, जिंदा ही दफन कर देंगे। इसीलिए ये लोग निकले, कब्रिस्तान तक लेके गए। बच्ची तब तक सो रही थी, बीमार थी, तो वैसे भी उसमें ज़्यादा हिम्मत थी नहीं कि वो रो सके, बोल सके। लेकिन जब उसको कब्र में रखा गया और ठंडी ठंडी बालू उसके शरीर में छुई, तो फिर अचानक से वो ठंडपन उसको बर्दाश्त नहीं हुई। उस ठंडक की वजह से बच्ची चीख पड़ी और ये पूरी कहानी हुई। अब पुलिस वालों ने जब ये पूरी कहानी सुनी, आसपास के लोग भी वहाँ गए थे जानने के लिए कि मैटर क्या है। तो जब सबने ये पूरी कहानी सुनी, अब सुनने के बाद आसपास के सारे लोगों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। तमाम तरह के चंदे लगाए गए, तमाम तरह के कैंपेनिंग हुई उस बच्ची के लिए। लगातार पैसे इकट्ठा किए गए, अलग अलग हॉस्पिटलों में पैसे दिए गए। बच्ची को लेकर दर बदर भटका गया, लेकिन हफ्ते 10 दिन तक वो बच्ची जिंदा रही। और हफ्ते 10 दिन तक वो बच्ची जिंदा रहने के बाद अंत में ज़िंदगी की ये जंग हारती है, और हारने के बाद जहाँ से आई थी ईश्वर के पास से वहीं चली जाती है। अब ये पूरी कहानी जब सुनी गई, उसके बाद ये पूरी घटना के बारे में जब लोगों को जानकारी हुई, मामला कोर्ट में गया, और सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत होती है। तो इस पूरी कहानी में असल में गलती किसकी है? अगर आप ध्यान से समझें, क्या पिता की गलती है? अगर उस बच्ची के कत्ल का मुकदमा चलाया जाए तो क्या पिता के हाथों उसकी मौत हुई, या फिर डॉक्टरों ने उसको मार दिया, या फिर समाज के लोगों ने मार दिया? अगर कुछ रिकॉर्ड की बात करूं तो आमतौर पे अभी 2004 या 5 की बात है। अदर राज्यों में तो कंडीशन लगभग ठीक ही हैं, लेकिन अगर राजस्थान में कुछ जगह जैसे जैसलमेर वगैरह की बात करें, तो जैसलमेर में अगर एक रेशियो चेक करें तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो था 2005 वगैरह में, वहाँ पे 803 अगर लड़कियाँ हैं 1000 लड़के हैं, यानी 297 ऐसे लड़के हैं जिनको लड़की नहीं मिलेगी अगर शादी के लिए देखा जाए। जैसलमेर के आसपास कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ पुरुष रहते हैं, और पुरुष भी ऐसे कि 60 साल 70 साल, क्योंकि 60 साल 70 साल में कोई उनको अपनी लड़की देने को तैयार नहीं, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने इतनी लड़कियों को मार दिया। जैसलमेर के आसपास कुछ ऐसे टीले हैं जिनको छोटी बच्चियों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और ऑन द रिकॉर्ड ये बातें हैं कि उन कब्रिस्तानों को अगर खंगाला जाए तो कम से कम हज़ारों छोटे छोटे नर कंकाल मिलेंगे, वो भी बच्चियों के, क्योंकि बच्चियों को लगातार ऐसे ही मारा गया, लगातार उनकी संख्या। या फिर अगर किसी के घर लड़की पैदा हुई, आप ध्यान से उस चीज़ को समझिए, बेटा पैदा हुआ तो नॉर्मल कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटी पैदा हुई तो अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूं तो उसमें एक शब्द कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, साक्षात दुर्गा जी का आगमन हुआ। क्योंकि ये तमाम चीज़ें बोल के आप उस परिवार को एक हौसला देने की कोशिश करते हैं कि आप संतोष में रहिए कि आपके घर बेटी हुई है, आपको रिग्रेट फील ना हो, आपको दुख ना हो। तो आप सोच के देखिए कि अगर बेटा पैदा हुआ तो बेटा बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो डायरेक्ट ये नहीं बोला जा सकता कि बेटी पैदा हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर देखा जाए जो छठी बरहवी ये तमाम चीज़ें होती है तो बेटों की धूमधाम से होती, बेटियों की नहीं होती, मुंडन भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो समाज हम लोगों के जहन में भरता चला आ रहा है, वही चीज़ें हॉस्पिटल में लगातार उस बाप से बोली गई कि बेटी है कहाँ लेके जाएंगे, बच भी गई तो ज़िंदगी एक तरह से नागुजार हो जाएगी। शायद अगर बेटा होता तो ये चीज़ें आसपास के लोग नहीं बोलते, और बाप इस कदर मजबूर ना होता कि 6 दिन की बच्ची को लगातार वो लेके हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटकता रहा, और अंत में ये तमाम चीज़ें जब पता चली तो फिर इस कदर मजबूर हो गया कि चलो अपनी बेटी को दफन कर देते हैं।
बहरहाल जब माँ को ये तमाम बातों के बारे में बताया गया तो किस्मत का खेल देखिए कि माँ को तो ये पता ही नहीं था। इन लोगों ने माँ को बता दिया था कि बेटी जो है कुछ दिन बाद मर गई है। अब आमतौर पे कई ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि बेटी पैदा हुई, उसको मार दिया गया और फिर ये कहा गया कि बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। तो अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी, मुझे लगा आज आपको सुनानी चाहिए। और इस कहानी से बहुत कुछ आत्मा को कचोटने वाली चीज़ें होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे